आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन लेसन में प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म जो है एक कांच का बना हुआ आकार है, या कह सकते हैं 3 डायमेंशनल एक शेप है। ठीक है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हम लोग आज प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि प्रिज्म होता क्या है। तो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ, यानी 2 समतल पृष्ठ होते हैं जो किसी कोण पर आपस में झुके होते हैं, और उस झुकाव के कारण उसके बीच जो घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम होता है उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं डिफिनेशन के हिसाब से, ये एक कोण है और ये 2 समतल हैं। समतल ये है एक ए डैश सी डैश सी, एक समतल है, और एक समतल है ए डैश बी। ये जो समतल है, ये दोनों समतल क्या हुए हैं, एक कोण पर झुके हुए हैं, और इस झुकाव के कारण जो ये पारदर्शक माध्यम बना है, इसी पारदर्शक माध्यम को हम कहते हैं प्रिज्म। यानी ये क्या है, ये है प्रिज्म। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म के किस हिस्से को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपवर्तक पृष्ठ को। ठीक है, तो प्रकाश का आवागमन, यानी आवागमन कहने का मतलब है कि प्रकाश का आना और जाना, तो इनके जिन 2 फलकों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म को जब हम इसको सीधा रखते हैं, एक हम इसको आकार बनाए हैं जो जिसका ये आधार है, इस आधार पर जब हम इसको रखते हैं तो ये जो फलक होती है और ये जो फलक होती है, इससे प्रकाश आता है तो इससे निकलता है, अगर इससे प्रकाश आता है तो इससे निकलता है। तो यानी ये दोनों फलक जो हैं, ठीक है, प्रकाश के आवागमन के लिए हैं। ठीक है, और इसी 2 फलकों को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अपवर्तक पृष्ठ या रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। जैसे कि बी डैश ए डैश और सी डैश ए डैश। ठीक है, हमारे पास 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं प्रिज्म में। ठीक है, प्रिज्म में कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, तो 2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तक कोर की। तो जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं बी डैश ए डैश और सी डैश ए डैश, इनको यानी ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस रेखा द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, जिस रेखा द्वारा एक दूसरे से, देखिए एक पृष्ठ ये हो गया, और ये किस रेखा द्वारा मिल रहे हैं एक दूसरे से, ए डैश से। किससे मिल रहे हैं, ए डैश से मिल रहे हैं। तो इस मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण, यानी कि रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के अपवर्तक कोण की। ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण होता है, यानी जो अपवर्तक पृष्ठ हमारे ये दोनों हैं, इसके बीच जो कोण का झुकाव होता है, यानी झुकाव का जो कोण होता है, उसी को हम प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से कोण ए या कोण ए डैश क्या हो सकते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, या सिर्फ इसे आप प्रिज्म का कोण भी कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रिज्म का आधार। आधार का मतलब क्या होता है, बेस मतलब जिस पर कोई भी आधारित होता है। ठीक है, उसे बेस कहते हैं। तो प्रिज्म को जब हम सीधा करके रखते हैं तो किस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, सी डैश बी डैश पर रखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार। ठीक है, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन दे सकते हैं कि जो अपवर्तक कोण है ए डैश है, ए डैश क्या है, ए डैश, ये जो रेखा है क्या है, अपवर्तक कोण है। इसके सामने का जो पृष्ठ है सी डैश बी डैश, ये जो पृष्ठ है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रिज्म की मुख्य काट की। तो प्रिज्म की मुख्य काट क्या है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। तो अपवर्तक कोण ए डैश जो है उसके लंबवत, जैसे अपवर्तक कोण ए डैश है, इसके लंबवत ये हो सकता है,
ये हो सकता है, इसके अंदर जितने भी ये त्रिभुजाकार तल हैं, है ना। तो लंबवत जो काट है तल में, यानी लंबवत तल में जो काट है प्रिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म की मुख्य काट। ठीक है, तो इस प्रकार ABC क्या है, प्रिज्म की मुख्य काट है। और दूसरी शब्दों में हम A' B' C' को भी हम प्रिज्म का मुख्य काट कह सकते हैं। इस प्रकार ABC, अगर आप प्रिज्म को आप बीच में यहाँ से भी काटते हैं तो आपको इस प्रकार ही प्राप्त होता है त्रिभुजाकार। तो इस त्रिभुजाकार ABC फलक को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं, यानी प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। जैसे कि प्रायः जो हम प्रिज्म व्यवहार में लाते हैं वो ऐसे कांच का बना होता है, ठीक है, जिसका मुख्य काट जो होता है यानी ABC जो होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि उसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो चूँकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए प्रिज्म का सामान्यतः अपवर्तक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वैसे हम प्रिज्म में आप प्रकाश के अपवर्तन पर विचार करते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म का मुख्य काट ABC है। ठीक है, और यह अपवर्तक सतह का एक हिस्सा है AB और AC। इस तरफ से प्रकाश आता है, इस तरफ से निकलता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे PQ क्या है, एक आने वाली किरण है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, PQ क्या है, एक आपतित किरण है। और ये कहाँ पड़ती है, AB पर बिंदु E पर पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, बिंदु E पर। और ये अपवर्तन होती है यहाँ पे, और अपवर्तन के बाद वो E से F तक आती है, पुनः फिर यहाँ अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होने के बाद, ठीक है, वो कहाँ निकल जाती है, वो RS की दिशा में निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार PQE क्या हो गया, आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ पे इसका अपवर्तन हुआ है EF का, इसलिए EF जो हो गया वो अपवर्तित किरण हो गया। और यहाँ जो है FRS जो कि बाहर निकला है, इसे हम क्या कहेंगे, निर्गत किरण। अब हम समझेंगे कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, कि PQE एक आपतित किरण है जो यहाँ बाहर के माध्यम यानी वायु में है। ठीक है, यानी विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, और इसलिए वो जब यहाँ से आपतित होती है तो सतह AB यानी प्रिज्म के सतह AB के बिंदु E पर आपतित होती है। ठीक है, तो चूंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जो होती है वो अभिलंब यहाँ पे कौन है, NEO अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जाना चाहिए था इसको इस प्रकार, लेकिन वो इस प्रकार ना जाकर वो इधर मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है अभिलंब की तरफ, और ये अभिलंब की तरफ मुड़कर कहाँ चल जाती है, F तक जाती है, यानी EF जो है वो अपवर्तित किरण है। अब रही बात, अब जब ये यहाँ से बाहर निकलती है तो ये हो गया सघन माध्यम, और पुनः क्या हो गया, विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं प्रकाश किरण, तो वो अभिलंब यानी MFO ये जो अभिलंब है, इससे क्या होती है, दूर भागती है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाने पर प्रकाश किरण क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये अभिलंब से दूर होती हुई निकल जाती है। ठीक है, पुनः आधार BC की दिशा में, कह सकते हैं कि FRS की दिशा में निकल जाती है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि अब हम जो FRS को है ऊपर D तक बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो आपतित किरण PET ये जो हम आगे बढ़ाया है, इसको बिंदु T पर काटती है। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण PET है, और ये जो निर्गत किरण है DRS जो है, इसके बीच का जो कोण है TDF, ये जो कोण है TDF, एंगल TDF, ये कोण है, इस कोण को हम लोग कहते हैं, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण।
तो विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण निर्गत किरण के बीच का ये जो कोण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, या फिर विचलन का कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये विचलन कोण जो है किस पर निर्भर करता है? इस पर, प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। ये जितना बड़ा होगा विचलन कोण भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम प्रिज्म जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है वहाँ तक हम आज पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे।